कुछ देर बाद सिया और उसकी रूममेट स्नेहा कॉन्सर्ट अटेंड करने के बाद हॉस्टल लौट रही थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी। लंदन की वो सड़क जो दिन में चहल पहल से भरी रहती थी, इस वक्त पूरी तरह से सुनसान थी। चारों तरफ बस ठंडी हवा और दूर कहीं से आती गाड़ियों की हल्की आवाजें। सिया ने थोड़ा घबराते हुए चारों तरफ देखा और फिर धीमी आवाज में स्नेहा से कहा, स्नेहा, तूने कैब क्यों नहीं बुक की यार? देख ना, कितना सन्नाटा है चारों तरफ। मैंने सुना है ये एरिया सेफ नहीं है। कुछ दिन पहले ही एक कपल पर अटैक हुआ था यहाँ, और उन्हें मार भी दिया गया था। स्नेहा ने कंधे उचकाते हुए बड़ी ही बेफिक्री से जवाब दिया, ओह कम ऑन सिया, तू ना ज्यादा ही सोचती है। हर चीज को इतना ड्रामेटिक मत बना यार। उन लोगों की किस्मत खराब थी, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे साथ भी वही होगा। सिया कुछ कहने ही वाली थी कि स्नेहा ने फिर से बोलना शुरू कर दिया, देख, इतना ओवरथिंक मत कर। ये लंदन है, इंडिया नहीं, जहां नाइट में बाहर निकलना क्राइम सीन बन जाए। लेकिन उसने अभी इतना कहा ही था कि तभी अचानक 4-5 लड़कों का एक ग्रुप उनके सामने आकर खड़ा हो गया। सबके हाथों में बियर की बोतलें थीं, गले में मोटी चेन लटक रही थी और उन्होंने स्लीवलेस जैकेट्स पहन रखी थी जिनसे उनकी मसल्स और टैटू साफ झलक रहे थे। उनका हुलिया देखकर कोई भी समझ सकता था कि ये लोग सीधे रास्ते के नहीं हैं। उन्हें इतने करीब आता देख सिया की धड़कनें तेज हो गईं। उसने घबराते हुए स्नेहा का हाथ कसकर पकड़ लिया और बुरी तरह कांपती आवाज में बोली, स्नेहा, ये लोग ठीक नहीं लग रहे यार। स्नेहा ने उसकी आंखों में डर देख लिया था। उसके अपने चेहरे से भी हवाएं उड़ रही थीं, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाते हुए बोली, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ। उसकी आवाज खुद उसकी घबराहट को छुपा नहीं पा रही थी। लेकिन बात खत्म होने से पहले ही उन लड़कों में से एक, जो शायद उनका लीडर था, सीधे सिया के करीब आ गया। उसने एक घिनौनी मुस्कान के साथ दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा और अपने दोस्तों की तरफ देखकर अंग्रेजी में बोला, गाइस, लुक एट दीज ब्यूटिफुल गर्ल्स। They've walked into our area on their own tonight. Damn, this night just got interesting. उस लड़के की बात सुनकर उसके बाकी चारों साथी जोर जोर से हंसने लगे। उनके हंसी के अंदाज में एक अजीब सी गंदगी थी। दूसरी तरफ सिया और स्नेहा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। डर साफ उनकी आंखों में तैरने लगा था। तभी वही लड़का फिर से उनकी तरफ एक घिनौनी स्माइल के साथ देखकर बोला, हेलो ब्यूटिफुल लेडीज, विल यू जॉइन आवर कंपनी टुनाइट? आई प्रॉमिस दिस विल बी द नाइट यूल नेवर फॉरगेट। उसकी ये बात सुनकर सिया डर से कांपने लगी और स्नेहा के पीछे छिपने लगी। उसकी सांसें जैसे रुक गई हों। लेकिन तभी स्नेहा ने खुद को समेटा, हिम्मत जुटाई और उस लड़के को दोनों हाथों से जोरदार धक्का दे दिया। वो लड़का थोड़ी दूरी पर लड़खड़ाता हुआ गिरा। उसी पल का फायदा उठाते हुए स्नेहा तेज आवाज में चिल्लाई, सिया, भाग यार जल्दी। इतना कहते ही वो पूरी ताकत से दौड़ने लगी और सिया भी बिना एक सेकंड गवाए उसके पीछे दौड़ पड़ी। उन्हें भागते देख वो लड़का, जो अब तक खुद को संभाल रहा था, गुस्से से चीख पड़ा, कैच देम बोथ, दे शुड नॉट एस्केप। उसके इतना कहते ही बाकी सभी लड़के भी सिया और स्नेहा का पीछा करने के लिए पीछे दौड़ पड़े। कुछ ही सेकंड में वो पूरा ग्रुप उन दोनों के पीछे पड़ गया था। उनकी तेज होती आवाजें सुनकर सिया का दिल जैसे जोर जोर से धड़कने लगा। वो हौंफते हुए, डर से कांपती हुई स्नेहा से बोली, स्नेहा, ये लोग तो सच में हमारे पीछे पड़ गए हैं। अब क्या करें यार? स्नेहा ने दौड़ते दौड़ते पीछे मुड़कर देखा और फिर तेजी से बोली, सिया, भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बस जितनी तेज दौड़ सकती है दौड़। दोनों ने और तेज कदम बढ़ा दिए, लेकिन हिल्स पहने होने के कारण हर कदम पर उन्हें दर्द और बैलेंस की प्रॉब्लम हो रही थी। पर उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो रुककर हिल्स उतारें। जान बचाने के लिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी थी। कुछ ही मीटर आगे भागने के बाद अचानक सिया का पैर स्लिप हो गया। उसके हिल्स ने उसे धोखा दे दिया और वो धड़ाम से सड़क पर गिर पड़ी। उसके घुटने बुरी तरह छिल गए, खून बहने लगा, लेकिन डर इतना बड़ा था कि उसने उस दर्द की परवाह भी नहीं की। वो जैसे तैसे खुद को उठाने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा कसकर। वो लड़कों में से एक उसके पास पहुंच चुका था। वो सिया की आंखों में सीधा देखकर शैतानी मुस्कान के साथ बोला, Where will you go now? No one will be able to save you from us today. अभी वो लड़का सिया को पकड़ ही रहा था कि उसके बाकी साथी भी तेजी से उसके आसपास आकर खड़े हो गए। चंद सेकंड में ही उन्होंने सिया को चारों तरफ से घेर लिया। उन्हें यूं घेरते देख सिया का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसका शरीर कांप रहा था और आंखों में बस एक ही सवाल था, अब क्या होगा।
वहीं कुछ दूरी पर पहुंच चुकी स्नेहा ने जब पीछे मुड़कर देखा कि सिया को घेर लिया गया है तो उसकी भी सांसें थम गईं। वो कुछ करने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक लड़का आकर उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती घसीटते हुए सिया के पास ले आता है। स्नेहा ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की और चिल्ला उठी, लीव मी, हेल्प, समबडी प्लीज हेल्प अस। उसकी चीख गूंजती रही, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। कोई नहीं था वहां सुनने वाला। वो लड़का स्नेहा को बेरहमी से सिया के पास धक्का मारकर गिरा देता है और शातिर हंसी के साथ कहता है, चिल्ला लो जितना चिल्ला सकती हो, लेकिन आज कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। इतना कहकर वो सभी लड़के एक साथ शैतानों की तरह जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी में एक अजीब सा पागलपन और हवस भरी दरिंदगी थी। वहीं उन्हें यूं हंसते देख सिया और स्नेहा का चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उनकी सांसें फंसी हुई थीं, आंखें डरी हुई और पूरा शरीर जैसे जम गया हो। तभी उन लड़कों में से एक ने सिया की तरफ हाथ बढ़ाया और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल सिया ने उसकी कलाई में पूरे जोर से अपने दांत गड़ा दिए। आह! वो लड़का दर्द से चिल्ला उठा और झटके से अपना हाथ छुड़ाया। गुस्से में पागल होकर उसने एक जोरदार थप्पड़ सिया के चेहरे पर जड़ दिया। यू बिच! वो चीखा। थप्पड़ इतना तेज था कि सिया लड़खड़ाकर सीधा रोड पर जा गिरी। ये देखकर स्नेहा दहाड़ मारकर चिल्लाए, सिया! लेकिन उसी पल एक ब्लैक लग्जरी कार ब्रेक की तीखी आवाज के साथ उनके ठीक सामने आकर रुकी। फौरन ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला और उसमें से एक हैंडसम, टॉल और कंपोज दिखने वाला लड़का तेजी से बाहर निकला। उसके पूरे चेहरे पर गुस्से और फोकस का अजीब सा कॉम्बिनेशन था। वो सीधा सिया के पास पहुंचा, उसे धीरे से उठाया और नर्म लहजे में पूछा, क्या तुम ठीक हो? सिया ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाए। उसकी नज़र जैसे ही उस लड़के के चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ पल के लिए वो कुछ बोल ही नहीं पाए, फिर उसके होठों से बस 2 शब्द निकले, आरवी। उसकी आवाज़ सुनकर रघुवीर की नज़र उस लड़की की तरफ गई। वो कुछ पल तक बस उसे देखता रहा। मासूम, गोल चेहरा, नीली नीली आंखें जिनमें डर और दर्द दोनों एक साथ थे, और उस मासूमियत पर टिकी थी एक नन्ही सी नाक जो कांप रही थी। रघुवीर जैसे उस पल के लिए कहीं खो गया था, लेकिन तभी उसकी नज़र सिया के गाल पर पड़े थप्पड़ के लाल निशान पर गई और उसकी आंखों में पल भर में आग उतर आई। उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। धीरे धीरे उसने सिर उठाया और एक ठंडी मगर खतरनाक नज़र से सिया के पीछे खड़े उन लड़कों को घूरने लगा। उसी वक्त वो लड़का जिसने सिया को मारा था, रघुवीर की तरफ देखता है और अकड़ते हुए धमकी देता है, लीव दैट गर्ल फ्रॉम हियर क्वाइटली, अदरवाइज इट विल नॉट बी गुड फॉर यू। रघुवीर ने बिना जरा भी घबराए, बिना अपनी जगह से हिले, उसी शांत मगर खतरनाक लहजे में जवाब दिया, इफ आई डोंट डू दैट। वो लड़का अब पूरी तरह गुस्से से उबल रहा था। उसने दांत भींचते हुए कहा, देन गेट रेडी टू डाई, डॉट डॉट डॉट। और इतना कहते ही वो लड़का गुस्से में रघुवीर पर पंच फेंकता है। लेकिन पंच पड़ने से पहले ही रघुवीर ने बिजली की रफ्तार से कदम आगे बढ़ाया और सीधा एक जोरदार लात उसकी टांगों के बीच दे मारी। वो लड़का तड़पते हुए वहीं जमीन पर गिर गया। दर्द उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वो जमीन पर लौटते हुए चीख पड़ा, किल देम बास्टर्ड। उसकी चीख सुनकर बाकी चारों लड़के गुस्से में तमतमाते हुए स्नेहा को छोड़कर रघुवीर की तरफ लपक पड़े। उन्हें अपनी ओर आता देख रघुवीर ने धीरे से सिया का हाथ छोड़ा, उसकी आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम 2 मिनट यहीं रुको, मैं इन सब का फाइनल सेटअप कर आता हूँ। बोलते ही रघुवीर बिजली की तरह उन लड़कों की तरफ बढ़ गया और अगले ही पल वहां एक खतरनाक भिड़ंत शुरू हो चुकी थी। पंचेस, किक्स, ब्लॉक्स। रघुवीर अकेला था, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस के साथ वो लड़ रहा था, लगता था जैसे पूरी ट्रेनिंग उसके अंदर बह रही हो। उधर स्नेहा हिम्मत जुटाकर सिया के पास आई। सिया अब भी हल्की सी कांप रही थी। स्नेहा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फिक्रमंद आवाज में बोली, सिया, तू ठीक तो है ना? स्नेहा की बात सुनकर सिया ने थरथराती आवाज में जवाब दिया, हाँ स्नेहा, मैं ठीक हूँ। लेकिन आरवी। इतना कहकर वो फौरन चिंतित नजरों से रघुवीर की तरफ देखने लगी। स्नेहा ने भी उसकी फॉलो करते हुए उस दिशा में नजर डाली और अगले ही पल दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां उन्हें लगा था कि 4 लोग मिलकर रघुवीर को घेर लेंगे, वही सीन बिल्कुल उल्टा था। रघुवीर अकेला चारों पर इतना भारी पड़ रहा था जैसे 4 इंसान नहीं, 4 बीनबैग्स हों। उसके हर पंच, हर किक में ऐसा दम था कि सामने वाला लड़का उठने की हालत में नहीं रह रहा था। स्नेहा और सिया कुछ पल के लिए बस स्तब्ध होकर उस फाइट को देखती रहीं।
आखिर में रघुवीर ने आखिरी बचे आदमी को भी एक जोरदार लात उसके पैरों के बीच मारी। वो दर्द से चीखता हुआ वहीं गिर पड़ा। रघुवीर ने अपने हाथ झाड़े, सांस ली और फिर बेहद सख्त और ठंडी आवाज में उन सबको घूरते हुए बोला, इन फ्यूचर, बिफोर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग विद एनी गर्ल, रिमेंबर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टुडे। आई प्रॉमिस यू, अगर अगली बार तुम्हें ऐसी हरकत करते देखा तो इतना भी नहीं बचेगा कि खड़े हो सको। तुम्हारे जिस्म का हर हिस्सा काट कर जंगली जानवरों को खिला दूंगा। अब चुपचाप उठो और दफा हो जाओ यहाँ से। रघुवीर की आखिरी धमकी सुनते ही वो पांचों गुंडे ऐसे डर गए जैसे किसी शिकारी के सामने हिरन। हड़बड़ाते हुए उठे और एक पल भी गनवाए बिना वहां से भाग खड़े हुए। वो सब जैसे ही गायब हुए, रघुवीर ने गहरी सांस ली और मुस्कुराता हुआ सिया और स्नेहा की तरफ बढ़ने लगा। उधर सिया और स्नेहा अब भी शौक में थीं। एक अकेला लड़का और इतने गुंडे, वो भी इस आसानी से भाग खड़े हुए। ये सीन उन्हें किसी मूवी जैसा लग रहा था। रघुवीर दोनों के सामने आकर खड़ा हुआ और सिया को देखता हुआ थोड़ा नाराज लहजे में बोला, आखिर इतनी रात को तुम दोनों यहाँ कर क्या रही थी? न्यूज़ नहीं देखती क्या? इस एरिया में लड़कियों के लिए रात में बाहर निकलना सेफ नहीं है। क्या तुम लोग सच में इतनी बेवकूफ़ हो कि इतनी बेसिक बात भी नहीं समझ पाई? उसके लहजे में गुस्सा कम और फिक्र ज्यादा थी। एक ऐसा गुस्सा जो अपनेपन से भरा होता है। सिया उसकी आंखों में देख रही थी, कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। वो बस हल्का सा सिर झुका पाए। तभी स्नेहा ने माहौल थोड़ा हल्का करते हुए एक्साइटेड टोन में कहा, आरवी, आप तो जितने अच्छे सिंगर हैं उतने ही जबरदस्त फाइटर भी निकले। क्या क्लीनली धोया आपने उन सबको? आई सीरियसली लव्ड इट। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, डर के बाद मिली राहत और सामने खड़े हीरो के लिए जेन्युइन एडमिरेशन। स्नेहा की बात सुनकर रघुवीर हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखकर बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी रात को तुम दोनों अकेले यहाँ कर क्या रही थी? इस पर स्नेहा बिना एक सेकंड लगाए झटपट जवाब दे बैठी, असल में हम तो आपका कॉन्सर्ट देखने के लिए ही हॉस्टल से छुप छुप कर आए थे और अब वापस लौट रहे थे, लेकिन कोई कैब नहीं मिली तो पैदल चलने लगे और फिर ये सब हो गया। उसकी बात पर रघुवीर ने हल्के से सिर हिलाया, फिर एक पल को सिया की तरफ देखा और इस बार उसका लहजा पहले से ज्यादा सॉफ्ट था। ठीक है, मैं तुम्हें दोनों को हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ, उसने सीधा सिया से कहा। रघुवीर की बात सुनकर सिया और स्नेहा दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, मानो यकीन नहीं हो रहा हो कि आरवी, उनका फेवरेट सिंगर, उन्हें खुद ड्रॉप करने जा रहा है। लेकिन अगले ही पल स्नेहा ने तो बिना कुछ सोचे समझे एक्साइटमेंट में सीधा जाकर रघुवीर की कार की बैक सीट का दरवाजा खोला और झट से अंदर बैठ गई। उसकी इस हरकत को देखकर रघुवीर और सिया दोनों एक पल को दंग रह गए। रघुवीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और सिया ने हल्का सा माथा पकड़ लिया। रघुवीर ने फिर मुस्कुराते हुए कार की फ्रंट पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और सिया की तरफ इशारा किया, आओ बैठो। सिया थोड़ी झिझकी, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ हल्की सी हिचक थी। कुछ पल बाद वो भी कार में बैठ चुकी थी। सिया को कार में बैठाने के बाद रघुवीर ने धीरे से दरवाजा बंद किया और फिर बिना कुछ कहे ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। इग्निशन ऑन हुआ और कार सिया के हॉस्टल की तरफ मोड़ ली गई। कुछ पल तक कार में एक अजीब सी खामोशी छाई रही। सिया ने धीरे से अपना हाथ अपने उसी गाल पर रखा जहां अभी भी थप्पड़ के निशान और जलन बाकी थी। रघुवीर की नज़र उसके इस एक्सप्रेशन पर गई और बिना कुछ कहे उसने अपने पास से एक आइस क्यूब और ऑइंटमेंट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। लो, इसे लगा लो अपने गाल पर, थोड़ा आराम मिलेगा, उसने नर्म लहजे में कहा। सिया थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर उसकी आंखों की गहराई में रघुवीर की चिंता देखकर उसने वो दोनों चीजें ले लीं। धीरे धीरे बिना कुछ बोले सिया ने आइस क्यूब को अपने गाल पर लगाना शुरू किया। दर्द थोड़ा कम हुआ, लेकिन दिल की धड़कनें जैसे तेज होने लगी थी। वो चुपचाप उसे निहारने लगी, चुपचाप, चोरी चोरी। रघुवीर ने मुस्कुराते हुए एक नज़र उसकी तरफ डाली, फिर फौरन निगाहें वापस रोड पर टिका दी। लेकिन सिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ चुकी थी, एक मुस्कान जो सिर्फ उसे देखकर आई थी। फ्लैशबैक एंड 7 साल पुरानी उस मुलाकात की यादें सिया के जहन में किसी तूफान की तरह घूम रही थी। वो अपनी कार के सहारे टिककर खड़ी थी और चुपचाप टूटकर रो रही थी। आंखों से बहते आंसू अब किसी कंट्रोल में नहीं थे। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। सिया ने फौरन अपने आंसू पोंछे और पलटकर देखा, चेतना थी। वो बस उसे ही देख रही थी, बिना कुछ कहे। थोड़ी दूरी पर सिया की छोटी बहन शिवानी भी खड़ी थी, जो सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी।
सिया ने अपनी सारी भावनाएं छुपाते हुए बेहद ठंडे और नीरस स्वर में कहा, चेतना, चलो यहाँ से। और वो किसी को भी कुछ बोलने का मौका दिए बिना सीधे कार की तरफ बढ़ गई और अंदर जाकर बैठ गई। चेतना और शिवानी भी बिना सवाल किए फौरन पीछे पीछे कार में बैठ गईं। कार अब सिया के घर की तरफ मोड़ी जा चुकी थी। पूरा रास्ता खामोश था, लेकिन चेतना की नजरें लगातार बैक मिरर से सिया के चेहरे को देख रही थी। वो चेहरा जो अब उदासी से ढका हुआ था, और आंखें जो कुछ न कहकर भी सब कुछ बयां कर रही थी। तभी कार के भीतर अचानक फोन की रिंग गूंजती है। सिया थोड़ा चौंकती है, ध्यान भटकता है, और जैसे ही उसने फोन स्क्रीन पर नजर डाली, लव कॉलिंग, उसके चेहरे पर एक हल्की लेकिन सच्ची मुस्कान खिल उठती है। उसने तुरंत कॉल उठाया और एकदम प्यारी कोमल आवाज में कहा, बेबी, आर यू मिसिंग मी? सिया की बात का जवाब आया, लेकिन आवाज किसी और की थी, एक मासूम सी बच्ची की, बेहद एक्साइटेड टोन में। मम्मा, नानी और मैं आपसे मिलने आ रहे हैं। ये सुनते ही सिया एक पल को सन रह गई। उसके चेहरे पर पहले हैरानी, फिर एक झटका सा महसूस हुआ। बेबी, अभी तुम और नानी कहाँ हो? सिया ने जल्दी से पूछा, उसके लहजे में हलचल साफ झलक रही थी। दूसरी तरफ से बच्ची की ही मासूम आवाज आई, मम्मा, हम दोनों अभी एयरपोर्ट पर हैं। सिया कुछ कहती, उससे पहले ही पीछे से एक और आवाज आई, एक अधेड़ उम्र की औरत की, अधीरा बेबी, आप किससे बात कर रही हो? फोन मुझे दो जरा। और फिर अगली ही सेकंड सिया के कानों में वही आवाज पड़ी जिसे वो शायद वर्षों से सुनना नहीं चाहती थी। सिया, मैं अधीरा को लेकर अपने बंगले जा रही हूँ, तुम वहीं आकर मुझसे मिलो। सिया ने एक लंबी सांस खींची और खुद को थोड़ा संयमित करते हुए सीधा सवाल किया, मॉम, आप अधीरा को यहाँ लेकर क्यों आ गईं? मैं अगले हफ्ते आपसे मिलने ही तो आ रही थी। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स की चुप्पी रही, फिर उसकी माँ की वही तीखी लेकिन ठंडी आवाज आई, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि एक बच्ची को अपनी माँ की कितनी जरूरत होती है, खासकर इस उम्र में। लगता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये बात सिखाने में कसर छोड़ दी थी। सिया ने आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए थक कर बोली, मॉम, क्या आप बिना डैड को ताना दिए कोई बात नहीं कह सकती? उसके जवाब में तुरंत ही एक ताना भरी हंसी उभरी, हाँ, तुम भला अपने डैड के खिलाफ कुछ कैसे सुन सकती हो? आखिर उनकी लाडली बेटी जो हो। सिया ने सिर झटकते हुए एक झल्लाहट भरी सांस छोड़ी, अफो मॉम, मैं आपसे इस टॉपिक पर अब और बहस नहीं करना चाहती। मैं एयरपोर्ट ही आ रही हूँ आपको पिक करने। फोन पर वो आखिरी जवाब सुनते ही सिया का चेहरा और भी सख्त हो गया। उसकी कोई जरूरत नहीं, उसकी माँ निकिता बजाज ठंडे लहजे में बोली थी, हम लोग पहले ही कैब बुक कर चुके हैं विला के लिए, इसलिए तुम सीधे वहीं आकर हमसे मिलो। और फिर बिना एक पल की देर किए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया गया। सिया स्क्रीन की ओर कुछ देर तक यूं ही देखती रही, मानो फोन कट नहीं हुआ बल्कि एक और रिश्ता थम गया हो। निकिता बजाज, उसकी माँ, वो औरत जो कभी अधिराज बजाज सिया के पिता से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन 12 साल पहले अचानक उन्होंने उनसे तलाक लिया और बिना कुछ कहे ऑस्ट्रेलिया चली गईं। सिया को आज तक समझ नहीं आया, ऐसा क्या हुआ था उस रिश्ते में जो निकिता जैसी मजबूत और प्यारी महिला को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। 12 साल बीत गए। इस दरमियान निकिता कभी कभार भारत आती थी, बस अपनी दोनों बेटियों से मिलने के लिए, लेकिन एक बार भी अधिराज जी से नहीं मिली, एक भी बार नहीं, ना कॉल, ना मैसेज, ना कोई बातचीत। निकिता ने अपनी शादी से पहले सिंघानिया कॉरपोरेशन की सीईओ की कुर्सी संभाली थी। बिजनेस की दुनिया में उनका नाम एक मिसाल था, लेकिन शादी के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़कर एक हाउसवाइफ बनने का फैसला लिया। पर जब वो रिश्ता टूटा तो उन्होंने फिर से वही कुर्सी संभाली और बिना पीछे देखे ऑस्ट्रेलिया में बस गईं। कॉल कट हो चुका था, लेकिन सिया कुछ पलों तक वैसे ही मोबाइल स्क्रीन को देखती रही, जैसे उसका मन अब भी वहां अटका हुआ हो। फिर उसने धीमे स्वर में चेतना की ओर देखा और कहा, चेतना, कार मॉम के विला की तरफ मोड़ लो। चेतना ने बिना कुछ पूछे चुपचाप गाड़ी का रुख मालाबार हिल्स की ओर मोड़ लिया। पूरे रास्ते सिया की आंखों में एक अलग सी चमक लौट आई थी। उसकी बेटी अधीरा इंडिया में है, उसी से मिलने जा रही है। वो सारा तनाव, रघुवीर की बातें, पुराना दर्द सब जैसे कुछ वक्त के लिए धुंधला हो गया था। पीछे की सीट पर बैठी शिवानी ने जब अधीरा और मॉम के आने की बात सुनी तो उसकी आंखों में भी एक अलग ही चमक आ गई। वो फौरन सिया से पूछ बैठी, दी, क्या सच में मॉम अधीरा को लेकर इंडिया आ गई हैं? सिया ने हल्के से गर्दन हिलाकर सहमति दी। शिवानी का चेहरा खुशी से खिल गया।
क्या बात है, उसने एक्साइटेड होकर कहा। मैं कुछ देर में अपनी लिटिल एंजल से मिलने वाली हूँ। कार का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ कुछ मिनट पहले तक एक गहरी चुप्पी और तनाव फैला हुआ था, अब वही कार हंसी, हल्की बातों और उम्मीदों से भर चुकी थी। सिया की आंखों में अब भी हल्की सी नमी थी, लेकिन उस नमी के पीछे अब डर नहीं, प्यार और बेसब्री थी। मालाबार हिल्स की तरफ निकलने से पहले गाड़ी एक बड़े मॉल के सामने रुकी। सिया को अधीरा के लिए कुछ सॉफ्ट टॉयज खरीदने थे और शिवानी की ड्रेस, जो शिवांश के खून से बुरी तरह खराब हो चुकी थी, अब उसे भी जल्दी से चेंज करने की जरूरत थी। तीनों, सिया, शिवानी और चेतना, अब मॉल के अंदर शॉपिंग कर रहे थे। स्माइलीज, चॉकलेट्स, टॉयज और ड्रेसिंग ट्रायल रूम्स की हलचल सब कुछ उस पल को खुशनुमा बना रहा था। लेकिन ठीक उसी वक्त कहीं दूर एक और जगह, अरुण राज के बंगले में एक सन्नाटा फैला हुआ था, एक डार्क स्ट्रेटजिक सन्नाटा। अंदर कमरे में अरुण की आंखें तेजी से किसी फाइल पर दौड़ रही थीं। तभी उसका असिस्टेंट तेजी से उसके पास आया, चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, सर, आपका काम हो गया। उस ड्राइवर ने कुछ देर पहले ही मुझे कॉल किया था और जानकारी दी कि काम पूरा हो चुका है। अरुण की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। असिस्टेंट ने आगे कहा, और अब तक तो शायद वो मर भी चुका होगा या फिर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होगा। अरुण राज गहरी शाम की चुप्पी में अपने आलीशान लिविंग रूम में एक कोने के सोफे पर बैठा था। उसके हाथ में रेड वाइन से भरा ग्लास था, जो वो हल्के हल्के घुमा रहा था, मानो किसी चाल की कामयाबी का जश्न मना रहा हो। उसके असिस्टेंट की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। वो जरा सा आगे झुककर धीरे से बोला, आरवी राठौर, उस दिन तूने मुझे सबके सामने बेइज्जत करके अपने घर से निकाला था, है ना? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, नफरत से भरी। अब देख, तेरे उसी घमंड की क्या कीमत चुकानी पड़ी। बहुत प्यार करता था ना अपने भाई से, आज उसी भाई का क्या हाल हो गया, सिर्फ तेरी एक गलती की वजह से। उसके शब्द जहर से भी ज्यादा जहरीले थे। वो फिर एक हल्का घूंट भरता है और अपनी जलती निगाहें असिस्टेंट की ओर घुमाता है। क्या तुमने पता लगाया वो सर्वेंट आखिर रहती कहाँ है? जिस सर्वेंट की बात हो रही थी वो और कोई नहीं, जेनी थी। वही लड़की जिसे कुछ दिन पहले अरुण ने राठौर मेंशन में अपमानित किया था और जिसके भीतर अब भी इंसाफ की आग जल रही थी। अरुण का सवाल सुनकर उसका असिस्टेंट तुरंत जवाब देता है, यस सर, हमने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। उसका नाम जेनी है और वह अपनी माँ के साथ बांद्रा में रहती है। अरुण हल्के से सिर हिलाता है। उसकी माँ पहले राठौर मेंशन में काम करती थी, लेकिन बीमारी की वजह से काम छोड़ दिया। उसके बाद से जेनी ने उनकी जगह ले ली। वो थोड़ा रुकता है, फिर जोड़ता है, सर, मैंने सुना है वो दोनों आरवी के लिए बेहद वफादार हैं। आरवी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। अरुण ने एक गहरी उबासी ली, जैसे उसे इस पूरी बातचीत में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। फिर बेमन ढंग से बोला, ये सब बकवास बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आज शाम तक वो लड़की मेरे बेड पर हो, बस। उसके चेहरे पर अब दरिंदगी साफ झलक रही थी, आंखों में हवस की आग और लहजे में हुकूमत की बदबू। अरुण के इन शब्दों को सुनकर उसका असिस्टेंट एक पल को सहम गया। फिर धीरे से बोला, लेकिन बॉस, अगर इसकी भनक आरवी तक पहुंच गई तो? अरुण ने गुस्से से उसकी तरफ घूरा। आरवी, उसकी क्या औकात है मेरे सामने? उसकी हैसियत क्या है, ये तो तुम उस दिन देख ही चुके हो, जब मैं अकेला था और वो अपने लोगों के साथ भी मेरी बराबरी नहीं कर पाया। और अगर इस बार वो मेरे रास्ते में आया तो उसे भी उसी नरक में भेज दूंगा जहां उसका छोटा भाई गया है। उसकी आंखों में अब एक सन की क्रूरता थी, शब्दों में जहर और शरीर में घमंड। लेकिन तभी धड़ाम, एक तेज धमाके के साथ कमरे का दरवाजा टूटता है और अगले ही पल करीब 20 से 30 ब्लैक यूनिफॉर्म और मास्क पहने लोग घटनास्थल पर बिजली की रफ्तार से दाखिल होते हैं। हाथों में मशीन गनें, चलने में सैन्य अनुशासन, हर किसी की पोजीशन एकदम टाइट। एक सेकंड के अंदर पूरा कमरा बदल चुका था। अरुण और उसका असिस्टेंट अब गन पॉइंट पर थे। अरुण अपनी जगह से उठकर चिल्लाया, व्हाट द हेल, तुम सब की इतनी हिम्मत कि मेरे घर में घुसो? क्या तुम लोग जानते नहीं कि मैं इस एरिया का एमएलए हूँ? अरुण ने जैसे ही अपनी बात खत्म की थी, तभी एक नकाबपोश उसके बेहद करीब आया और अचानक धड़ाक, एक जबरदस्त लात उसके जबड़े पर मारी, इतनी तेज कि वो ग्लास समेत नीचे गिर गया। वाइन का ग्लास उसके हाथ से छूटा नहीं, बल्कि उसके मुंह से बहते खून में मिलकर लाल कालीन पर एक भयानक दृश्य बना गया। अरुण अब जमीन पर मुंह के बल गिरा पड़ा था,
चेहरे से बहता खून और आंखों में पहली बार डर। उसे इस हाल में देख उसका असिस्टेंट बौखला उठा। तुम लोगों की इतनी हिम्मत! एमएलए साहब पर हाथ उठाया। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। लेकिन तभी एक सर्द और ठंडी आवाज कमरे में गूंजी। कोई फायदा नहीं उन लोगों को बुलाने का, वो सब पहले ही मौत की नींद सो चुके हैं। अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। ये आवाज ऐसी थी जैसे खामोशी के बीच मौत बोल उठी हो। अरुण और उसका असिस्टेंट फौरन चौंककर सिर उठाते हैं और देखते हैं कमरे की एक साइड से दो आदमी आगे बढ़ रहे थे, देव और जय। जय जिसे देखते ही अरुण की आंखें सिकुड़ गईं। तू तो आरवी का पालतू है ना? उसकी आवाज अब कांपने लगी थी। फिर गुस्से में थरथराते हुए चिल्लाया, तेरी इतनी हिम्मत! तू अपने आदमियों को लेकर मेरे घर में घुस आया और मेरे गार्ड्स को जान से मार डाला। इसकी कीमत तुझे अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। जय अरुण की बौखलाहट पर बस एक क्रूर हंसी हंसता है। फिर बेहद ठंडे मगर खतरनाक लहजे में बोला, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मुझे छू भी सके। मारने की बात तो तू सोच भी नहीं सकता। और इतना कहते ही धड़ाक एक जोरदार लात सीधी अरुण के चेहरे पर पड़ी। उसके दांत टूटकर बाहर गिर गए और उसका मुंह खून से भर गया। अरुण दर्द से चीख भी नहीं पाया क्योंकि अब दर्द से ज्यादा भारी था। जय ने उसे घूरते हुए कहा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी ब्लैक ईगल के छोटे भाई पर अटैक करके। अब तुझे यमराज भी नहीं बचा पाएगा। धड़ाक एक और लात उसी जख्मी चेहरे पर। अब अरुण का पूरा बदन लहूलुहान हो चुका था और उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज बची थी, खौफ। जय ने बिना समय गंवाए अपने लोगों की तरफ इशारा किया, ले चलो इसे सीक्रेट चैम्बर में। इसका फैसला अब बॉस करेंगे। जैसे ही जय के मुंह से बॉस और ब्लैक ईगल शब्द निकले, अरुण का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका शरीर कांपने लगा जैसे उसकी रगों से खून बहना बंद हो गया हो। उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, कब क्या कहा तुमने? ब्लैक ईगल, माफिया किंग ब्लैक ईगल। क्या सच में आरवी राठौर ही ब्लैक ईगल है? जय ने अरुण के सवालों की कोई परवाह नहीं की, बस हल्के से अपने आदमियों की तरफ देखा और बोला, तुम में से आधे लोग इसे और इसके असिस्टेंट को लेकर निकलो। बाकी लोग देव के साथ जाकर इसके पूरे परिवार को उठाओ। एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। दुनिया को पता चलना चाहिए कि ब्लैक ईगल के छोटे भाई को टारगेट करने का अंजाम क्या होता है। गो बर्न देयर लेगेसी टू एशेस। जय के उस हुक्म के साथ ही उसके लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग अरुण और उसके असिस्टेंट को पकड़ने बढ़े तो बाकी लोग देव के साथ अरुण के परिवार की तलाश में निकल पड़े। अरुण की घिघी बंद गई। वो जमीन पर घिसटता हुआ जय की तरफ बढ़ा और कांपते हुए बोला, नहीं नहीं, ये मत करो। मैं एमएलए हूँ, इस शहर का नेता हूँ। अगर मुझे या मेरे परिवार को कुछ हुआ तो पुलिस तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। उसके बोलते ही जय रुकता है, धीरे से उसकी तरफ देखता है और फिर एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, तेरे एमएलए होने से मुझे क्या फर्क पड़ता है बे? किसी की इतनी औकात नहीं कि ब्लैक ईगल के ग्रुप से सवाल कर सके। फिर आगे झुककर बेहद ठंडे लहजे में बोला, और पुलिस भाई, वो तेरी और तेरे खानदान की मौत को मास सुसाइड बोलकर केस क्लोज कर देंगे। यकीन नहीं होता ना? अबे करके देख कॉल। तेरे फोन में अब नेटवर्क नहीं, क्योंकि तेरा नेटवर्क तो वहीं मर गया जब तूने हमसे दुश्मनी ली थी। जय ने एक जोरदार ठहाका लगाते हुए अरुण के सामने उसका मोबाइल फेंक दिया। ले कर ले तेरा आखिरी कॉल, देखता हूँ कौन बचाता है तुझे। अरुण ने थरथराते हाथों से फोन उठाया और घबराहट में सीधे एरिया के एसपी संजीव को कॉल लगाया। कॉल जैसे ही पिक हुई, वो बुरी तरह हांफते हुए बोला, हाँ हेलो संजीव, मैं एमएलए अरुण राज बोल रहा हूँ। ब्लैक ईगल के लोग, वो मुझे और मेरे परिवार को जान से। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही फोन की दूसरी तरफ से एक ठंडी बेरहम आवाज आई, सॉरी सर, रॉन्ग नंबर। टूट इट। फोन कट चुका था। अरुण की आंखें फटी की फटी रह गईं। हाँ हेलो हेलो संजीव, लेकिन अब लाइन में सन्नाटा था। सच अब पूरी तरह साफ हो चुका था, पुलिस भी आरवी के राज में नहीं बोलती। अरुण ने डर को गुस्से में बदलने की नाकाम कोशिश की और जय की तरफ देखकर चिल्लाया, देख तू। धड़ाक, जय ने बिना एक पल गनवाए एक और कस के लात उसके मुंह पर जमा दी। अब अरुण के होंठ फट चुके थे, खून टपक रहा था। जय ने एक बार फिर बिना कोई दया दिखाए हुक्म दिया, ले चलो इसे और इसके चमचे को, और इनका पूरा खानदान भी। आज रात इन सब की चीखें मेरी नींद की लोरी होंगी। और उसी पल जय के लोग अरुण, उसका असिस्टेंट और पूरे परिवार को खींचते हुए उस घर से बाहर ले जाने लगते हैं।
और पीछे पीछे सिर्फ एक चीज बची, अरुण राज और उसके परिवार की दर्द, डर और पछतावे से भरी चीखें। दूसरी तरफ सिया, शिवानी और चेतना की कार मालाबार हिल्स की एक पॉश लोकेशन पर एक बेहद आलिशान विला की पार्किंग में आकर रुकती है। यह विला किसी और का नहीं बल्कि सिया की मां निकिता बजाज का था। कार रुकते ही तीनों ढेर सारे गिफ्ट्स के साथ बाहर निकलते हैं। सिया के हाथों में एक बेहद प्यारा सा टेडी बियर था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। वो गेट पार कर सीधे हॉल में दाखिल होती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने जाती है, उसके कदम वहीं ठिठक जाते हैं। सामने सोफे पर बैठा था दिग्विजय शेखावत, एक हाथ में कॉफी मग और दूसरे में उसकी उंगलियां एक 6 साल की बच्ची अधीरा के हाथों से खेल रही थीं। सिया की आंखें वही जम सी जाती हैं। वो पल, वो शख्स और वो मासूम बच्ची, सब कुछ एक साथ सामने था। लेकिन अगले ही पल अधीरा दिग्विजय की गोद से उतरकर दौड़ती हुई सिया के पास आती है और उसके पैरों को पकड़कर अपनी नन्ही सी आवाज में कहती है, मम्मा, आप आ गए। आपको पता है, अधीरा ने आपको बहुत बहुत मिस किया। अधीरा जैसे ही सिया के पैरों से लिपटी, सिया बिना एक पल गनवाए झट से अपने घुटनों पर बैठ गई और उसे पूरे दिल से अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपनी नन्ही सी बेटी को सीने से लगाते हुए बेहद प्यार से कहा, बेबी, मम्मा ने भी तुम्हें बहुत मिस किया। फिर सिया ने उसकी नर्म गुलाबी गालों पर एक प्यारा सा किस किया और उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर बोली, देखो तो मम्मा तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हैं। सिया ने अपने पीछे से एक छोटा सा बेहद प्यारा पिंक कलर का रैबिट सॉफ्ट टॉय निकाला और अधीरा की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही अधीरा की नज़र उस टॉय पर पड़ी, उसकी आंखों में खुशी से चमक दौड़ गई। सच्ची मम्मा, ये मेरे लिए है? उसने एक्साइटमेंट में पूछा। सिया ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। बस फिर क्या था, अधीरा खिलखिलाते हुए वो टॉय पकड़ लेती है और उछलती हुई चहकती है। वाह मामा, ये कितना क्यूट है, बिल्कुल अधीरा के जैसा। सिया उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा दी। उधर अधीरा अपनी प्यारी सी आवाज में बोलती रही, थैंक यू सो मच मम्मा, अधीरा को इतना क्यूट सा गिफ्ट देने के लिए। इतना कहते हुए वो सिया के गालों पर एक प्यारा सा किस कर देती है और मासूमियत से कहती है, आई लव यू सो मच मैमा। अधीरा सबसे ज्यादा प्यार अपनी मम्मा से ही करती है। अधीरा की मासूम बात सुनकर सिया का चेहरा एक अनमोल मुस्कान से भर गया। उसने अधीरा के बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए उसके माथे पर प्यार से किस किया और बेहद सॉफ्ट टोन में कहा, मम्मा भी सबसे ज्यादा प्यार अपनी अधीरा से ही करती है। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी दूरी पर बैठे दिग्विजय शेखावत ये पूरा सीन एक हल्की सी मुस्कान के साथ देख रहा था। सिया और अधीरा के बीच की यह बॉन्डिंग देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी नरमी आ गई थी, जो अक्सर उसके चेहरे पर नहीं दिखती थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास आया ही था कि अधीरा ने उसे देखते ही खुशी से उछलते हुए कहा, दिग्विजय अंकल, देखो मम्मा ने मुझे क्या दिया। उसने अपना नया सॉफ्ट टॉय दिखाते हुए बड़ी मासूमियत से कहा, अधीरा के जैसा ही क्यूट क्यूट लिटिल रैबिट। दिग्विजय हल्के से मुस्कुराते हुए अधीरा की ओर झुककर प्यार से कहता है, बेबी, अब तुम्हें मुझे अंकल नहीं बल्कि डैडी कहना चाहिए। ... क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी मम्मा और मैं शादी करने वाले हैं और उसके बाद मेरी प्यारी सी एंजल मेरी डॉटर बन जाएगी। दिग्विजय की बात सुनकर अधीरा का चेहरा खुशी से खिल उठता है। वो एकदम एक्साइटेड होकर सिया की ओर देखती है और मासूमियत से पूछती है, सच्ची मम्मा, क्या आप और दिग्विजय अंकल सच में शादी कर रहे हैं? उसके चेहरे पर उत्सुकता साफ झलक रही थी। अधीरा बचपन से ही दिग्विजय के बेहद करीब रही थी। वो उसे बहुत लाड प्यार करता था और अधीरा उसे बहुत पसंद करती थी। इसीलिए उसके मुंह से ये बात सुनकर वो एक पल में ही एक्साइटमेंट से भर गई थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर जैसे ही सिया के कानों में शादी शब्द पड़ा, उसके चेहरे की मुस्कान एक पल में गंभीरता में बदल जाती है। उसकी आंखें अचानक से खाली सी लगने लगती हैं। दिग्विजय की बात और अधीरा का सवाल दोनों उसके अंदर कोई पुरानी दीवारें हिला देते हैं। कुछ सेकंड्स की चुप्पी के बाद सिया हल्की से मुस्कुराते हुए बात को टाल देती है, बेबी, क्या तुम अपने लिटिल रैबिट को अपना नया रूम नहीं दिखाओगी? अधीरा तुरंत बोल उठती है, ओके मम्मा, और वो अपनी मासूम खुशी के साथ खिलखिलाती हुई अपने रूम की तरफ दौड़ जाती है। अधीरा के वहां से जाते ही सिया का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने बिना टाइम वेस्ट किए दिग्विजय की आंखों में देखते हुए तीखे लहजे में कहा, दिग्विजय, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, मेरी बेटी के सामने इस तरह की बातें मत किया करो, और खासकर उसे कोई ऐसी फेक उम्मीद मत दो जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। सिया की बात सुनकर दिग्विजय की स्माइल एक पल में गायब हो गई। अब उसके चेहरे पर भी सीरियसनेस था।
उसने सिया की तरफ सीधा देखते हुए काम लेकिन फर्म टोन में कहा, आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया जो झूठ था? वो मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी से झूठ क्यों बोलूंगा? सिया की आंखें अब गुस्से से भर चुकी थीं। उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए ऑलमोस्ट तमतमाते हुए कहा, वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो सिर्फ मेरी बेटी है, समझे तुम? दिग्विजय ने उसकी बात को चुपचाप सुना, फिर धीरे से एक कदम आगे बढ़कर ठहराव भरी आवाज में बोला, सिया, तुम्हारे ये कह देने से सच्चाई नहीं बदल जाती। कुछ सेकंड्स के साइलेंस के बाद वो फिर बोला, तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि अधीरा हमारी बेटी है, और जितनी जल्दी तुम इस सच को एक्सेप्ट कर लो उतना ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए और उसके लिए भी। दिग्विजय ने एक गहरी सांस ली, फिर थोड़ा सॉफ्ट होकर लेकिन बेहद डिसाइसिव टोन में बोला, देखो सिया, अधीरा अभी सिर्फ 6 साल की है। उसे इस वक्त अपनी मम्मा और डैड दोनों की जरूरत है। इसलिए सबसे सही यही होगा कि तुम इस रिश्ता को एक्सेप्ट कर लो और मुझसे शादी कर लो, ताकि हमारी बेटी को वो कंप्लीट फैमिली मिल सके जिसकी उसे सच में जरूरत है। सिया ने गुस्से से दिग्विजय की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था। फिर वो कड़े लहजे में बोली, मेरी बेटी को किसी और की जरूरत नहीं है, मैं ही उसकी माँ हूँ और मैं ही उसका पापा भी। और जहाँ तक तुम्हारी बात है मिस्टर दिग्विजय शेखावत, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, अधीरा सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है, हमारी नहीं। उसकी बात सुनकर दिग्विजय के होठों पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई। वो थोड़ा झुककर बोला, सिया, तुम सच्चाई से जितना चाहे भाग लो लेकिन वो बदल नहीं जाएगी। फैक्ट ये है कि अधीरा मेरी बेटी है, मेरी दिग्विजय शेखावत की, और सूनर और लेटर तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा। इसलिए बेटर यही होगा कि तुम अपनी जिद छोड़ो और मुझसे शादी के लिए हाँ कर दो। सिया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से कहा, नेवर, मैं तुम्हारे साथ इस जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करूंगी। और रही बात मेरी बेटी की, तो याद रखो मैं इतनी केपेबल हूँ कि उसे अकेले अपने दम पर पाल सकती हूँ। इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़ दो कि मैं किसी दिन खुद चलकर तुम्हारे पास आऊंगी। सिया की हर बात जैसे दिग्विजय के ईगो पर हथौड़े की तरह लग रही थी। अब उसके चेहरे से भी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा, तुम मुझे सिर्फ उस लड़के के लिए रिजेक्ट कर रही हो ना सिया, लेकिन याद रखना, जिस दिन उस लड़के को ये पता चलेगा कि अधीरा उसकी बेटी है, वो खुद तुम्हें छोड़ देगा, और उस दिन तुम खुद मेरे पास आओगी मुझसे शादी करने के लिए। ये सब कहते हुए दिग्विजय का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके ज़हन में दिन का वही दृश्य घूमने लगा जब उसने सिया को रघुवीर के साथ हॉस्पिटल में देखा था। वहीं दिग्विजय की बातों ने सिया को अंदर तक झकझोर दिया। उसका चेहरा अचानक फीका पड़ गया और आंखों में कुछ ऐसा ठहर गया जो उसे तोड़ता जा रहा था। उसके सामने भी वो हॉस्पिटल वाला सीन घूमने लगा। रघुवीर की आंखों में झलकती वो बेरहमी, वो दरिंदगी, उस पल की याद ने जैसे उसके दिल को चीर दिया हो। दर्द इतना तेज था कि उसकी सांसें भी कुछ देर के लिए रुक सी गईं। दिग्विजय सिया के चेहरे की बदलती रंगत को देख रहा था। उसके अंदर एक अजीब सा अपराधबोध जागा। वो सिया से बचपन से प्यार करता था, सच्चा, बेपनाह। पर सिया ने कभी उसके जज्बातों को समझने की कोशिश नहीं की। शायद कभी उसे दिल से चाहा ही नहीं। कुछ पल की चिंता के बाद दिग्विजय की आवाज गंभीर हो चुकी थी। वो सीरियस टोन में बोला, देखो सिया, तुम खुद भी ये बात जानती हो कि चाहे वो आदमी तुम्हें कितना भी प्यार क्यों ना करता हो, लेकिन जिस दिन उसे अधीरा के बारे में सच्चाई पता चलेगी वह खुद तुम्हें छोड़ देगा। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी नज़रें सिया के चेहरे पर जमाते हुए कहा, और उस दिन तुम्हें खुद एहसास होगा कि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम्हारे पास वक्त है, संभल जाओ। एक सही फैसला लो, एक ऐसा फैसला जो तुम्हारे साथ साथ अधीरा की जिंदगी को भी सुरक्षित कर सके। वो कुछ कदम पीछे हटा और फिर धीमे स्वर में बोला, मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। इतना कहकर दिग्विजय वहां एक पल भी नहीं रुका। उसकी आंखों में कुछ न कह पाने की कसक थी, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हुए चुपचाप अधीरा के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे का दरवाजा धीरे से बंद होते ही पूरे हॉल में एक सन्नाटा सा फैल गया। सिया वही खड़ी रही, न हिली, न कुछ बोली। बस उसकी आंखों से एक गर्म आंसू चुपचाप लुढ़क कर उसके गाल को छूता हुआ जमीन पर गिर गया। जैसे उस आंसू के साथ उसके भीतर की सारी थकान, टूटन और दर्द बह गया हो। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो खुद को किसी टूटते एहसास से बचा रही हो। और फिर उसके होंठों से बहुत धीमी लेकिन बेहद टूटी सी आवाज निकली, शायद
तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं कभी उसे भूल नहीं सकती। ये कहते ही उसने अपनी आंखें और भी जोर से भींच लीं, मानो अतीत की उन यादों को खुद में दबाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन यादें कहाँ दबती हैं। जैसे ही सिया की पलकों के पीछे अंधेरा छाया, उस अंधेरे में एक बार फिर वो पुरानी तस्वीरें उभरने लगी। वो चेहरे, वो लम्हे, वो हर वो एहसास जो आज भी उसके दिल की सबसे नाजुक जगह पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराए हुए हैं। पास्ट की परछायां फिर से उसके ज़हन में दौड़ने लगी थीं। दूसरी तरफ एक सीक्रेट अंधेरे गोदाम के अंदर कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन दर्द की चीखें उस सन्नाटे को लगातार तोड़ रही थीं। कमरे के बीचों बीच अरुण राज और उसका पूरा परिवार रस्सियों से जकड़ा पड़ा था। हर किसी के शरीर से खून बह रहा था। घाव इतने गहरे थे कि उन्हें देख किसी का भी दिल दहल जाए। एक एक कर सभी की हिम्मत टूट चुकी थी। बस अब इंतजार था उस इंसान का जिसे उन्होंने सबसे ज्यादा नाराज किया था। और फिर धीरे से कमरे का भारी दरवाजा खुलता है। उस खोलते दरवाजे के पीछे से आती एक भारी और ठंडी आहट ने पूरे माहौल को सहने पर मजबूर कर दिया। सभी की निगाहें उस इंसान पर टिक गईं, और जैसे ही उसकी खून जैसी लाल आंखें कमरे में चमकी, अरुण राज के चेहरे का रंग उड़ गया। आर आर वी, उसकी थरथराती आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। हाँ, कमरे के अंदर दाखिल हुआ वो शख्स और कोई नहीं बल्कि रघुवीर राठौर था। लेकिन यह वही आरवी नहीं था जिसे दुनिया एक रोमांटिक सिंगर या किसी बिजनेस आइकन के तौर पर जानती है। ये आरवी आज ब्लैक ईगल बनकर सामने आया था। उसकी आंखों में नफरत की आग थी और चेहरे पर इतनी दरिंदगी थी मानो किसी भेड़िए ने इंसानी रूप ले लिया हो। वो बिना एक शब्द बोले धीरे धीरे चलता हुआ अरुण के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। फिर उसकी भारी, डरावनी और ठंडी आवाज गूंजती है, मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था, मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन तू नहीं माना। तूने मेरे छोटे भाई की जान लेने की कोशिश की। अब चाहे खुदा भी क्यों न जमीन पर उतर आए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुझे मुझसे बचा नहीं पाएगा। उसका हर शब्द, हर लहजा ऐसा लग रहा था मानो सामने खड़ा इंसान अभी उसकी आंखों के सामने जिंदा जल जाएगा। अरुण और उसका परिवार पूरी तरह से खौफ में डूब चुका था। कमरे की हवा में मौत का साया था, और रघुवीर राठौर अब उस साया का चेहरा बन चुका था। अपनी बात पूरी करते ही रघुवीर ने एक घूंसा सीधा अरुण राज के चेहरे पर मारा। धड़ाक। उस पंच की ताकत इतनी थी कि अरुण के 4 दांत टूटकर जमीन पर गिर गए और उसके मुंह से ताज़ा खून बहने लगा। अरुण के शरीर में मानो जान ही नहीं बची थी। दर्द और डर से कांपते हुए उसने अपनी डरी हुई आवाज में कहा, आरवी, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम ही ब्लैक ईगल हो। लेकिन रघुवीर का चेहरा इस वक्त किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में इतनी आग थी कि वो किसी को भी जला दे। तुझे नहीं पता था मैं कौन हूँ। इतना कहकर रघुवीर ने एक और मुक्का उसके जबड़े पर जड़ दिया। क्रैश। अरुण का चेहरा एक बार फिर लहूलुहान हो चुका था। फिर रघुवीर ने अपने पैरों से उसे पेट में ऐसी लात मारी कि वो जमीन पर गिरते ही खून की उल्टी करने लगा। अरुण अब पूरी तरह टूट चुका था। प्लीज आरवी, माफ कर दो, आई बेग यू, वो गिड़गिड़ाते हुए बोला। लेकिन रघुवीर की आंखों में नफरत का समंदर उफान पर था। उसने नीचे झुककर अरुण की आंखों में आंखें डालते हुए अपनी आवाज को और ठंडा लेकिन और खतरनाक बनाते हुए कहा, आरवी माफी नहीं देता, मौत देता है। और तूने तो मेरे छोटे भाई पर हाथ डालकर अपनी मौत को और भी दर्दनाक बना लिया है। अब मैं तेरी आंखों के सामने तेरे पूरे परिवार को एक एक करके ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कि तू खुद के लिए मौत की भीख मांगेगा, लेकिन मैं तुझे वो भी नहीं दूंगा। तू तड़पेगा, चीखेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन हर पल तुझे ये एहसास होगा कि तुझसे बड़ी गलती कोई कर ही नहीं सकता था। आरवी राठौर के गुस्से से कोई बचा है क्या? तू भी नहीं बचेगा। अरुण अब सिर्फ कांप नहीं रहा था, वो अब एक खौफ में डूबा लाश जैसा इंसान बन चुका था, जो जिंदा था लेकिन अब उसे अपनी मौत हर सांस में दिख रही थी। इतना कहकर रघुवीर ने एक और किक सीधा अरुण राज की चेस्ट पर दे मारी। क्रैक। उसके सीने की हड्डियां टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। आह! अरुण की दर्द से निकली चीख पूरे कमरे को कंपा गई। अब वो जमीन पर सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह पड़ा था। रघुवीर की आंखों में अब भी आग जल रही थी, लेकिन अब उसकी नजरें अरुण से हटकर उसके असिस्टेंट और परिवार वालों की तरफ घूम चुकी थीं। उनके लिए तो जैसे मौत सामने खड़ी थी। रघुवीर की वो भयानक, खामोश और जानलेवा निगाहें देखकर अरुण राज का पूरा परिवार और उसका असिस्टेंट थर थर कांपने लगा। प्लीज, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया, बच्चों को तो बख्श दो।
हर किसी की आवाज में डर और जान की भीख थी। लेकिन रघुवीर इस वक्त किसी इंसान की हालत में नहीं था। उसके अंदर तो इस वक्त सिर्फ एक ही चीज जिंदा थी, बदला। उसकी आंखों के सामने बार बार उसका छोटा भाई शिवांश का खून से सना शरीर घूम रहा था। उसकी सांसें भारी हो रही थी, जैसे उसका गुस्सा अब किसी भी पल बेकाबू हो सकता है। रघुवीर ने अपने पीछे से एक चमचमाता हुआ तेजधार खंजर निकाला, जिसकी धार पर लाइट की हल्की सी रिफ्लेक्शन भी रक्त की चमक जैसी लग रही थी। और फिर उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाने शुरू किए। उसका टारगेट था अरुण का बेटा। वो लड़का डर के मारे फर्श पर खिसकने की कोशिश करता है। उसका चेहरा अब पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। कांपते हुए, हकलाते हुए वो चिल्लाया, माँ, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन रघुवीर के चेहरे पर तो अब कोई इंसानी एहसास बाकी नहीं था, बस वो भयानक सन्नाटा और खंजर की चमक। उधर जमीन पर पड़े अरुण ने जैसे तैसे अपनी आंखें खोली, और जैसे ही उसने देखा रघुवीर उसके बेटे की तरफ बढ़ रहा है, वो बुरी तरह गिड़गिड़ाता हुआ चीख पड़ा, नहीं आरवी, उसे छोड़ दो प्लीज, वो बच्चा है, उसने कुछ नहीं किया, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। लेकिन अरुण कुछ कह भी पाता उससे पहले ही छपाक, रघुवीर का खंजर सीधा उसके बेटे के सीने के बीचों बीच धंस चुका था। एक पल में ही उसके मुंह से दर्द और डर से भरी भयानक चीख निकल गई। आह! चारों तरफ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। नहीं, नहीं, नहीं! अरुण चीखते हुए जमीन पर तड़पने लगा। उसकी आंखें फटी रह गईं, जैसे किसी बुरे सपने में फंस गया हो। और तब रघुवीर ने अपनी गर्दन धीरे से अरुण की तरफ मोड़ी। उसके चेहरे पर एक डरावनी, शैतानी मुस्कान थी। अब समझ आ रहा है ना दर्द क्या होता है। यही तड़प, यही खून, यही चीख मेरे भाई ने भी झेली थी, जब तूने उसे ट्रक से उड़ा दिया था। रघुवीर की आंखें जल रही थीं। चेहरा किसी दानव से कम नहीं लग रहा था। इतना कहते ही उसने खंजर को झटका दिया, और अरुण का बेटा वही तड़पते हुए दम तोड़ देता है। नहीं, ई! अरुण का कलेजा उस पर चीर गया। वो जमीन पर गिर पड़ा, हाथ जोड़ता रहा, रोता रहा। लेकिन रघुवीर अब सिर्फ एक बदला लेने वाला शैतान बन चुका था। छपाक, एक ही वार में उसने अरुण की पत्नी का गला रेत दिया। उसकी चीख निकलने से पहले ही वो खामोश हो चुकी थी। रघुवीर उनकी तरफ देखते हुए दहशत से कांपते अरुण से बोला, अब समझ में आ रहा है ना कि आंखों के सामने अपनों को मरते देखना कैसा लगता है। ऐसे ही मैं तड़पा था जब मेरा भाई खून में डूबा, जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। रघुवीर की आवाज अब किसी इंसान की नहीं थी, वो तो मानो खुद मौत का फरिश्ता बन चुका था। और अपनी बात पूरी करते ही रघुवीर ने उसके परिवार के एक और सदस्य को एक ही वार में मौत के घाट उतार दिया। चारों तरफ सिर्फ चीखें, खून और खौफ फैला हुआ था। बांध कर रखे गए सभी लोग कांप रहे थे, लेकिन रघुवीर की आंखों में कोई दया नहीं थी। आरवी, प्लीज उन्हें छोड़ दे, अरुण गिड़गिड़ाता रहा। वो मासूम है, तुझे जो करना है मुझसे कर। लेकिन तभी रघुवीर ने अपनी दहकती आंखों से उसकी तरफ देखा। आवाज अब गूंज की तरह कमरे में फैल गई। मेरा छोटा भाई क्या मासूम नहीं था? क्या तूने उसे छोड़ दिया था? उसकी चीख से भी तेज थी। और फिर बिना एक पल भी गंवाए रघुवीर ने खंजर का अगला वार एक और बेबस परिवार वाले के सीने में उतार दिया। छपाक, एक और चीख, एक और खून का फव्वारा, एक और इंसान तड़पते हुए दम तोड़ चुका था। अब रघुवीर पूरी तरह मौत का राक्षस बन चुका था। उसके कपड़े, उसके हाथ, उसका चेहरा, सब पर खून की परतें जम चुकी थीं। वो कुछ बोलता और एक जान ले लेता। हर वार के साथ उसका पागलपन बढ़ता जा रहा था। अब वो इंसान नहीं, सिर्फ बदले की आग में जलता दानव था। कमरे की फर्श खून से लाल हो चुकी थी। सांसों की आवाजें अब चीखों से दब चुकी थीं। रघुवीर के शरीर से टपकता खून ही अब उसकी पहचान बन चुका था। और फिर वो अरुण के असिस्टेंट के सामने जाकर खड़ा हो गया। अरुण की तरफ देखकर उसने कहा, यही है ना वो कुत्ता जिसे तूने पैसे देकर मेरे भाई की जान लेने वालों से मिलवाया था? इतना कहते ही रघुवीर ने बिना कोई चेतावनी दिए उसका एक हाथ काट डाला। छर्राक, उसकी चीख कमरे को हिला गई। लेकिन रघुवीर नहीं रुका। अब उसने एक एक करके उसके पैरों की उंगलियां काटनी शुरू कर दी। हर कट पर वो आदमी मौत की भीख मांगता रहा, लेकिन रघुवीर का चेहरा एक सेकंड के लिए भी नहीं बदला। और फिर शर्राक, एक ही वार में उसने उसे 2 टुकड़ों में चीर दिया। अब कमरे में सिर्फ मौत की बदबू थी और कुछ लाशें जो अभी तक गर्म थीं। इतना सब करने के बाद रघुवीर अब खून से सने अपने कपड़ों में अरुण राज की तरफ बढ़ा।
अरुण के चेहरे पर अब सिर्फ एक चीज बची थी, भीख। प्लीज आरवी, वो बिलखते हुए बोल पड़ा। मेरे परिवार की तरह मुझे भी मार डालो, प्लीज मुझे भी मार दो। जिस पर रघुवीर ने एक डार्क डेविल स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा और अपने खून सने चेहरे पर तंज कसते हुए बोला, नहीं, तुझे मारकर तो मैं खुद के साथ धोखा कर बैठूंगा। तू जिस सुकून की भीख मांग रहा है ना, वो मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। मैं तेरी हालत को मौत से भी बदतर बना दूंगा। हर सेकंड, हर पल तू खुद से नफरत करेगा, लेकिन तुझे मरने नहीं दूंगा। रघुवीर की आंखों में दर्द का तूफान और बदले की आग एक साथ जल रही थी। और फिर वो एकदम धीमी चाल में अरुण की तरफ बढ़ा और उसके सामने झुककर धीरे धीरे उसके हाथ और पैरों की उंगलियां चाकू से काटना शुरू कर दिया। छर्राक, 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 हर कट के साथ अरुण की चीख इस सीक्रेट अंडरग्राउंड चैम्बर को हिला रही थी। नहीं, रघु, आरवी, रुको, प्लीज, नहीं। लेकिन रघुवीर के चेहरे पर एक भी भाव नहीं बदला। उसके लिए ये चीखें अब म्यूजिक ऑफ जस्टिस बन चुकी थी। अंत में दर्द से तड़पकर अरुण राज बेहोश हो गया। रघुवीर ने आखिरी उंगली काटते ही अपने खून सने हाथ हवा में रोके और फिर चाकू को जमीन पर फेंकते हुए एक दहाड़ सी आवाज में चिल्लाया, देव, पानी मार इसके मुंह में। मैं इसे सिर्फ मरते हुए नहीं, हर पल तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। देव, जो अब तक आरवी के इस रूप से कांप रहा था, बिना एक सेकंड की देरी किए ठंडे पानी की बाल्टी लेकर भागा और अरुण के ऊपर सीधा पूरा पानी उड़ेल दिया। छपाक, अरुण की सांसें उखड़ गईं और जैसे ही उसकी आंखें खुलीं, वो सीधे रघुवीर की तरफ देखकर चीख उठा, प्लीज आरवी, ऐसे मत तड़पाओ, मुझे मार दो, प्लीज मुझे जान से मार दो। लेकिन उसने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि छर्राक, रघुवीर का नुकीला खंजर एक झटके में ही अरुण राज का पूरा हाथ उसके शरीर से अलग कर चुका था। चीख इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे उसकी आत्मा ही गले से बाहर आ जाएगी। उसके कटे हुए बाजू से खून फव्वारे की तरह बहने लगा था और इसी दर्द में तड़पते हुए अरुण एक बार फिर बेहोश हो गया। रघुवीर की आंखों में इस वक्त न तो कोई दया थी, न कोई इंसानियत। वो किसी साइको डेविल की तरह लग रहा था। देव, उठाओ इसे, उसने दांत भींचते हुए गुस्से में कहा। मुझे इसे और तड़पाना है, बहुत कुछ बाकी है। ये तो बस ट्रेलर था। रघुवीर की आवाज में ऐसा डर था कि खुद देव और जय का खून जम गया। देव, जो अब तक सिर्फ बॉस के ऑर्डर पर आंख बंद करके सब करता आया था, आज पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे। फिर भी जैसे तैसे उसने ठंडा पानी उठाया और अरुण के ऊपर उड़ेल दिया। छपाक, अरुण की आंखें झटके से खुलीं। उसकी सांसें घुटी हुई थीं, आंखें लाल और गला सूखा पड़ा था। और इधर रघुवीर एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ा। उसकी नसों में जैसे अब खून की जगह आग दौड़ रही थी। कमरे का हर कोना अब खून, चीखों और डर के सन्नाटे से भर चुका था। देव और जय दोनों कमरे के कोने में खड़े थे। उनका चेहरा एकदम सफेद, शरीर पसीने से भीग चुका था, जैसे अभी अभी उन्होंने खुद मौत को सामने से देखा हो। तभी कांपती आवाज में देव जय की तरफ झुककर बोला, जय, बॉस को देखकर लग रहा है जैसे वो फिर से ट्रॉमा में चले गए हैं। कुछ करो यार, आरवी अब आरवी नहीं रहा। वो सच में नरक का शैतान बन चुका है। जिस पर जय ने बड़ी मुश्किल से गले में फंसी हुई सांस बाहर निकाली और देव की तरफ देखकर बोला, क्या तुझमें हिम्मत है उन्हें रोकने की? उसके इस सीधे सवाल पर देव ने बस एक नज़र रघुवीर की तरफ डाली, जहां रघुवीर का चेहरा अब भी खून से सना हुआ था। आंखों में वही लाल शोले जैसे उबाल और हाथों की नसें गुस्से से फटी जा रही थीं। देव की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। उसके होंठ सूख गए और पसीना एक बार फिर उसके माथे से बह निकला। अगर मुझमें हिम्मत होती, उसने कांपती आवाज में कहा, तो मैं तुझसे पूछता ही क्यों? जय ने उसकी आंखों में वो डर साफ देखा। एक गहरी सांस लेकर वो आगे बढ़ा और बोला, सालों पहले जो हुआ था, उस हादसे ने बॉस की पूरी दुनिया छीन ली थी। आरवी राठौर नहीं, वो सिर्फ बेटा था, एक भाई था। लेकिन उस एक हादसे ने उन्हें अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया। और आज जब किसी ने शिवांश को जान से मारने की कोशिश की, तो वो पुराने जख्म फिर से खुल गए हैं। देव, आरवी इस वक्त बस खुद से लड़ रहा है और हमें ये समझना होगा कि इस वक्त उसे कोई और नहीं रोक सकता, सिवाय उस इंसान के जो खुद इस वक्त टूट चुका है। देव अब पूरी तरह घबराया हुआ था। उसने रघुवीर को देखा और फिर अपनी कसमसाती आवाज में कहा, लेकिन जय, अगर यही सब यूं ही चलता रहा, तो डॉक्टर ने जो कहा था वो सच हो जाएगा।
बॉस एक बार फिर ट्रॉमा में चले जाएंगे, और अगर इस बार वो टूटे तो शायद कभी वापस न आ सकें। शायद वो भूल जाएं कि उनके अपने कौन हैं और दुश्मन कौन। जय अब पूरी तरह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक टेंशन, एक बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। देव ने एक आखिरी लाइन कही, हमें कुछ भी करके आरवी को रोकना होगा। उसने ये कह तो दिया था, लेकिन हकीकत ये थी, इस वक्त वहां मौजूद कोई भी रघुवीर को रोकने की हिम्मत नहीं रखता था। और तभी एक बार फिर अरुण राज की एक और खौफनाक चीख ने कमरे की दीवारों को चीर दिया। आ आ आह! देव और जय दोनों चौंककर उधर देखते हैं। रघुवीर अब भी अपने हाथों में खून से सने उस नुकीले खंजर को पकड़े अरुण के शरीर पर लगातार वार पर वार कर रहा था। हर एक वार के साथ उसकी आंखों की पुतलियां और लाल हो जाती। हर चीख के साथ उसके चेहरे पर एक और डरावनी मुस्कान आ जाती। वह किसी पागल दरिंदे की तरह चिल्ला रहा था, उठ बे कमीने, उठ! तू मेरे भाई को मारने की कोशिश कर रहा था ना? अब मैं तुझे ऐसे तड़पाऊंगा कि यमराज भी तेरी मौत से डर जाए। हर चीख, हर वार उसे और भी ज्यादा जानलेवा बना रहा था। रघुवीर के शरीर से टपकता खून उसके हाथों की उंगलियों से फर्श पर बह रहा था, जैसे किसी नरक का रास्ता खुल गया हो। देव और जय बस खड़े देख रहे थे। उनकी सांसें अटक चुकी थीं। उन दोनों की नज़र अब अरुण के शरीर पर पड़ी, जो अब एकदम शांत था, बेहिसाब खून से लथपथ, बिल्कुल निस्पंद। जय ने धीरे से फुसफुसाया, देव, अरुण मर गया। देव ने कांपते हुए सिर हिलाया, लेकिन बॉस अब भी रुके नहीं हैं। रघुवीर अब भी लगातार खंजर चला रहा था। उसका हर वार हवा में छपाक की आवाज करता। उसकी आंखों में जुनून, गुस्सा और पागलपन झलक रहा था। वह अरुण के बेजान शरीर पर वार करते हुए चिल्ला रहा था, उठ बे, उठ! मैंने कहा था ना तुझे ऐसे मारूंगा कि मौत भी तुझसे नजरें चुरा लेगी। शिवांश मेरा भाई है, मेरी जान है, और तूने उसे मारने की कोशिश की। हर वार के साथ रघुवीर की आवाज और भारी होती जा रही थी। वो अब मानव नहीं रहा था, वो अब एक शैतान था जो बदले की आग में जल रहा था। जय की आवाज कांप उठी, देव, ये ट्रॉमा है। देव ने डरते हुए कहा, आरवी को फिर से ट्रॉमा अटैक आ गया है, और इस बार उद्धरण चिन्ह ... अगर हमने कुछ नहीं किया तो शायद वो खुद को भी नहीं पहचान पाएंगे। रघुवीर का पागलपन अब इंसानी दायरे से बाहर जा चुका था। वो अब भी बेजान पड़े अरुण राज के शरीर पर खंजर चलाए जा रहा था। खून का एक एक छींटा उसकी आंखों में उतर रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं, खून से लाल, जुनून से भरी और पूरी तरह से खोई हुई। उसे रोकना अब किसी जंग जीतने जैसा था। जय, जो अब तक सनखड़ा था, आखिरकार एक गहरी सांस भरकर आगे बढ़ा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो बढ़ रहा था। वो रघुवीर से लगभग 5 कदम दूर आकर रुका। उसका गला सूख चुका था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए धीमी और कांपती आवाज में कहा, बॉस, वो मर चुका है। उसके शब्द हवा में तैरते हुए जैसे किसी गंभीर तूफान के बीच जाग के। और फिर रघुवीर ने पलट कर देखा। वो नजर नहीं थी, वो मौत थी। रघुवीर की आंखों में भरा पागलपन सीधे जय की रूह तक उतर गया। नहीं, नो! रघुवीर चीखा, एक पागल साइको की तरह चिल्लाते हुए कहने लगा, ये ऐसे नहीं मर सकता। मैंने इसे बस यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ा। मैं इसे तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। उठाओ इसे, मैं कहा ना, उठाओ इसे। जय को अब समझ आ गया था, रघुवीर अपनी चेतना खो चुका है। वो अब खुद को नहीं कंट्रोल कर पा रहा। वो बस बदले की आग में जलता हुआ एक बेसुध दरिंदा बन चुका था। जय ने एक बार फिर बड़ी हिम्मत से कहा, बॉस, यकीन मानिए, वो सच में मर चुका है। नहीं, ये नहीं मर सकता। रघुवीर चीखा, उसकी आवाज पागलपन की हदें पार कर चुकी थी। मैंने अभी इसे मरने की इजाजत नहीं दी है। इसने अभी मेरे हाथों और तड़पना है। ये इतनी आसान मौत मर ही नहीं सकता। वो फिर से आगे बढ़ा, खंजर एक बार फिर हवा में लहराया। जय का कलेजा मुंह को आ गया। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। रघुवीर का ये चेहरा, ये रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो अब इंसान नहीं, एक भयानक राक्षस में तब्दील हो चुका था, जो सिर्फ बदले और दर्द की भाषा समझता था। जय का दिमाग ब्लैंक हो गया था, लेकिन तभी उसकी जेब में पड़ा फोन वाइब्रेट करने लगा। उसने झट से कॉलर आईडी देखी, और जैसे ही देखा, एक सांस में राहत सी महसूस हुई। हेलो! जय ने फौरन कॉल पिक की। दूसरी तरफ से जो खबर मिली, उसने उसकी जान में जान ला दी। कॉल खत्म करते ही उसने रघुवीर की तरफ देखा।
और एक गहरी सांस लेकर तेज आवाज में कहा, बॉस, शिवांश का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। अब वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर्स ने कहा है कुछ देर में उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा और आप उनसे मिल सकते हैं। कुछ सेकंड्स तक रघुवीर बिना किसी रिएक्शन के खड़ा रहा। फिर अचानक उसका हाथ कांपते हुए नीचे आया। उसने खंजर जमीन पर फेंक दिया। उसके खून से सने हाथ थरथर कांप रहे थे। उसके सीने की तेज धड़कनों की आवाज कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। बिना किसी शब्द के, बिना कुछ बोले, वो पलटा और तेजी से बाथरूम की ओर चला गया। देव और जय दोनों उसे जाते हुए बस देखते रह गए। एक दरिंदा जो अब शायद दोबारा इंसान बन रहा था। रघुवीर के वहां से जाते ही देव और जय, जो अब तक सांसें रोके खड़े थे, आखिरकार थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र कमरे में पड़े अरुण और उसके फैमिली मेंबर्स की लाशों पर पड़ती है, उनके रोंगटे फिर से खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ खून ही खून, टुकड़ों में बंटे शरीर, चेहरों पर जमी दर्दनाक चीखों की परछाई, हर चीज इस बात का सबूत थी कि यहाँ मौत ने नाच किया था। जय ने तुरंत खुद को संभालते हुए देव की तरफ देखा। देव, उसने सख्त आवाज में कहा, तुरंत अपने लोगों को बुलाओ और इन सभी लाशों को ठिकाने लगवाओ। बॉस की मेंटल कंडीशन इस वक्त स्टेबल नहीं है, इसलिए मैं उनके साथ रहूंगा। देव ने बिना वक्त गंवाए सिर हिलाया और तुरंत फोन निकालकर अपने ट्रस्टेड लोगों को कॉल किया। कुछ ही मिनटों में साइलेंट मूवमेंट शुरू हो गया। लाशें धीरे धीरे उस कमरे से हटा दी गईं। देव खुद भी उन्हें मॉनिटर करने चला गया और कुछ देर बाद जय ने गाड़ी स्टार्ट की और अब इंसान की शक्ल में लौटे उस राक्षस रघुवीर को साथ लेकर हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा, जहां एक भाई अपनी मौत से लड़कर वापस लौट रहा था और दूसरा भाई खुद अपनी इंसानियत से लड़कर वापसी की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह सिया का घर, लिविंग रूम। टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। न्यूज एंकर की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई के जाने माने एमएलए अरुण राज और उनके पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक ये कोई आम क्राइम नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश लग रही है। डेड बॉडीज की हालत देखकर लगता है कि किसी ने बहुत गहरे बदले की आग में ये कदम उठाया है। सिया के पापा, रिटायर्ड जस्टिस मयंक बजाज, टीवी के सामने बैठे थे और यह खौफनाक खबर ध्यान से सुन रहे थे। इसी पर सिया धीमे कदमों से वहां पहुंचती है। जैसे ही उसकी नज़र टीवी स्क्रीन पर चल रही हेडलाइंस पर पड़ती है, एमएलए अरुण राज और उनका पूरा परिवार मौत के घाट उतारा गया। उसका दिल एक पल के लिए थम सा जाता है। सिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसकी आंखों में चुपचाप आंसू भरने लगते हैं। वो बिना कुछ कहे टीवी की तरफ देखती रहती है और जैसे ही वह रिपोर्टर की डिटेल्स सुनती है, वह सब कुछ समझ जाती है। रघुवीर, बस यही नाम उसके दिल में गूंजता है। उसके होंठ कांपते हैं और धीरे से फटी हुई आवाज में वह खुद से कहती है, क्या से क्या बन गए हो तुम, रघुवीर? कैसे किसी की जान ले सकते हो तुम? कैसे इतना बेरहम बन सकते हो? उसकी आंखों में आंसू मोती की तरह लुढ़ककर गालों पर गिरने लगते हैं और उसकी नजरें अब भी टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई थी, मानो वो हर ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन में रघुवीर की परछाई ढूंढ रही हो।